Online students, please confirm. Am I audible to you? Hello, hello, hello. अतुल रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया क्या? रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया ना? चलो, कैन वी गेट स्टार्टेड? बराबर है. ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन. कल हमने सेक्शन 141 एंड 142 पढ़ा था. एक बार थोड़ा रिवाइज करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं. सेक्शन 139 अपॉइंटमेंट के ऊपर था ऑडिटर के. 140 रिमूवल रेजिग्नेशन के ऊपर था. 141 वॉज योर क्वालिफिकेशंस एंड डिस्क्वालिफिकेशन, जहां पर हमने कल सारे डिस्क्वालिफिकेशंस को अंडर 141 सबसेक्शन 3 डिटेल में डिस्कस किया था. फिर हमने लास्ट में 142 भी पढ़ लिया था, दैट इज अबाउट रेम्यूनरेशन ऑफ द ऑडिटर. वहां पर एक ही चीज दिमाग लगाना है कि रेम्यूनरेशन में क्या इंक्लूड करना है और क्या इंक्लूड नहीं करना है, बस दैट इज द ओनली एरिया. अदरवाइज सिंपल है सर, जैसे जनरल मीटिंग में ऑडिटर का अपॉइंटमेंट होता है वहीं उसका रेम्यूनरेशन डिसाइड किया जाएगा. एंड ऑब्वियसली फर्स्ट ऑडिटर के लिए बोर्ड ऑडिटर का रेम्यूनरेशन डिसाइड कर देगा, क्योंकि फर्स्ट ऑडिटर का नॉर्मली अपॉइंटमेंट बोर्ड ही करता है इन केस ऑफ एनी अदर कंपनी. आज हमारा डिस्कशन यहां से आगे शुरू होगा. अभी तक हमने 139, 140, 141, 142 कर लिया था. हमने कल 144 भी पढ़ लिया था. टुडे माय टारगेट इज अदर देन 143 हम सारे के सारे सेक्शंस खत्म कर देंगे. मतलब 145, 146, 147, 148, 138, 130, 177, मतलब जितने भी बाकी और स्मॉलर सेक्शंस हैं उन्हें आज हम कवर करने का ट्राई करेंगे. वहां पर कभी कभी क्वेश्चंस आते हैं, ऐसा नहीं है कि हर अटेम्प्ट में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, बट स्टिल ऑडिट कमेटी वाला पार्ट हो गया, इंटरनल ऑडिट वाला पार्ट हो गया, उसमें कभी कभी क्वेश्चंस आते हैं. कंप्लीटली इग्नोर करना गलत होने वाला है. लेट्स गेट स्टार्टेड इन योर मॉड्यूल्स. लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट सेक्शन टुडे. देखो 143 काफी डिटेल में है, दैट इज पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ द ऑडिटर. उसको हम लास्ट में अलग से डिस्कस करेंगे. इट विल रिक्वायर मोर डिटेल डिस्कशन. उसके अलावा 144 कल हमने डिस्कस किया था, दैट इज माय प्रोहिबिटेड सर्विसेज. वापस से रिपीट करता हूं, अगर मैं एक कंपनी का स्टैट्यूटरी ऑडिटर हूं तो उस कंपनी के लिए मैंने ये सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करना चाहिए. ये मेरे लिए प्रोहिबिटेड सर्विसेज हैं, बिकॉज सर ये मेरे इंडिपेंडेंस को इंपैक्ट करेगी. 144 को लेके आने के पीछे ऑब्जेक्टिव था, ये सर्विसेज अगर आप प्रोवाइड कर रहे हैं मतलब आप मैनेजमेंट के लिए काम कर रहे हैं, और अगर आप साथ साथ में स्टैट्यूटरी ऑडिटर भी हैं तो सर आपके इंडिपेंडेंस कॉन्फ्लिक्ट पे क्वेश्चनिंग किया जाएगा. इसीलिए हम चाहते हैं 144 में क्लियरली लिख दें ये सर्विसेज प्रोवाइड करना अलाउड नहीं है. दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज प्रोहिबिटेड सर्विसेज. रिमेंबर, ये सर्विस आप डायरेक्टली भी कंपनी को प्रोवाइड नहीं कर सकते हो, एंड वर्ड इनडायरेक्टली भी है, मतलब किसी भी फर्म के थ्रू, किसी पर्सन के थ्रू जिससे आप एसोसिएटेड होंगे वो भी कवर किया जाएगा. आपने ये सर्विस प्रोवाइड नहीं करना चाहिए. एंड रिमेंबर, सिर्फ कंपनी ही कवर्ड नहीं है, कंपनी का सब्सिडरी एंड होल्डिंग कंपनी भी कवर किया है, उनको भी आपने सर्विस प्रोवाइड नहीं करना चाहिए. अगर उनमें से किसी को भी आपने सर्विस प्रोवाइड किया तो आप डिस्क्वालिफाइड बन जाओगे अंडर 141 सबसेक्शन 3. कल ये आखिरी डिस्क्वालिफिकेशन में भी हमने 144 पढ़ा था. आर यू ऑल कंफर्टेबल विद 144? ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज कंफर्म, देन आई विल गो टू द नेक्स्ट वन. कॉन्फ्रेंसेस के ऊपर चलो, लेट्स गो टू 145. 145 क्या बोलता है? इन योर मॉड्यूल्स इट्स ऑन पेज नंबर 10.36. What does section 145 and 146 says, वो हम डिस्कस करने वाले हैं. 145 का नाम देखोगे ना तो ये बात बोलेगा ऑडिटर टू साइन द ऑडिट रिपोर्ट. मतलब आइडियली यहां पर बताया जाएगा किसने ऑडिट रिपोर्ट साइन करना चाहिए. दैट इज 145. नाउ इफ यू आस्क मी, जिसको आप ऑडिटर अपॉइंट करेंगे उसने ऑडिट रिपोर्ट साइन करना चाहिए. अगर इंडिविजुअल हुआ तो इंडिविजुअल खुद साइन करेगा. अगर फर्म को अपॉइंट किया है तो कोई भी पार्टनर फर्म के बिहाफ पे साइन कर सकता है. बट रिमेंबर, अगर LLP हुआ तो सर ओनली दैट पार्टनर हु इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड हैज अ COP, आइडियली उसको ही अलाउ किया जाएगा, बिकॉज LLP में दूसरे पार्टनर्स भी हो सकते हैं आपके पास में, बट मेजॉरिटी पार्टनर चार्टर्ड अकाउंटेंट होनी चाहिए. तो आप क्वालिफाइड इंसान हो. एंड साइन किसने करना चाहिए? चार्टर्ड अकाउंटेंट ने ही करना चाहिए. तो यहां पर बताया जा रहा है हु शुड साइन द ऑडिट रिपोर्ट. द वन हु इज अपॉइंटेड एज अ ऑडिटर शुड साइन द ऑडिट रिपोर्ट. इंडिविजुअल के केस में वो खुद साइन करेगा, फर्म के केस में
पार्टनर साइन करेगा। एलएलपी अगर है तो ध्यान रखना, पार्टनर शुड बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट विद अ सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। वही पर्सन एक्चुअली में सही इंसान होगा टू साइन दी ऑडिट रिपोर्ट। इज दिस क्लियर टू यू? ये प्रॉपर 145 बोलता है। यहां पर ना एक चीज और दी है, सुनिएगा ढंग से मेरा बात। अगर ऑडिट के दौरान आपको कोई ऐसा मैटर मिलता है या ट्रांजैक्शन मिलता है जिसका आपको लगता है काफी एडवर्स इफेक्ट या एक प्रॉब्लमैटिक इफेक्ट कंपनी के फंक्शनिंग पे आ सकता है, आपको शायद गोइंग कंसर्न मैटर्स पता होंगे, गोइंग कंसर्न फैक्टर्स पता रहेंगे, कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन बहुत बुरा हो जाना, कंपनी के ऑपरेशंस को बहुत नेगेटिव इंपैक्ट आना, मतलब सर कोई ऐसा मैटर जिससे हमें लगता है गोइंग कंसर्न रिलेटेड इश्यूज भी कंपनी में आ सकते हैं, मतलब कंपनी के फंक्शनिंग पे काफी नेगेटिवली इंपैक्ट आ सकता है। ऐसे मैटर्स अगर मेरे ऑडिट रिपोर्ट में हैं तो नॉर्मली हमने इसको रीड आउट करना चाहिए इन द जनरल मीटिंग, सो दैट ऑल माय मेंबर्स हु आर अटेंडिंग द जनरल मीटिंग शुड बी अवेयर कि ऐसा कोई मैटर या ट्रांजैक्शन हमें मिला था जिसका सिग्निफिकेंट इंपैक्ट कंपनी के फंक्शनिंग पे आ सकता है। ये भी 145 में लिख करके दिया है, हालांकि इसका रेलेवेंस ज्यादा एसए 570 के अंदर है, ऑडिट रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स में, बट यहां रेफरेंस के लिए लिख के दिया है। लेट्स क्लोज दिस 145, सिंपल सा सेक्शन है, पढ़ के क्लोज करते हैं। देखो, as per section 145, the person who is appointed as an auditor shall sign the audit report. Sir, normally can we say in case of LLP ideally किसने sign करना चाहिए? Only the partners who are chartered accountants shall be authorized to act and sign on behalf of the firm. तो सर जिसको आपने ऑडिटर अपॉइंट किया उसने साइन करना चाहिए। फर्म के केस में अगर सर एलएलपी है तो रिमेंबर पार्टनर शुड बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट ओनली, उसके अलावा कोई और पार्टनर साइन नहीं कर सकता। एंड ऑब्वियसली सर उस पार्टनर का जो सीलिंग लिमिट था ना 20 का, वो भी क्रॉस नहीं होना चाहिए। जो हमने 141(3) में डिस्क्वालिफिकेशन में सीलिंग लिमिट पढ़ा था कि पर पर्सन साइनिंग का लिमिट कितना है, 20 है, वो लिमिट क्रॉस नहीं होना चाहिए। ऑब्वियसली सर साइन करने से पहले उसको दिमाग में रखना पड़ेगा। नीचे आइए एक लाइन पढ़िए। देखो, अगर कोई क्वालिफिकेशन है, ऑब्जर्वेशन या कमेंट है किसी ट्रांजैक्शन पे या मैटर्स पे जिसका हमें लगता है क्या आ सकता है, एडवर्स इफेक्ट आ सकता है ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द कंपनी, तो क्या इसको रीड आउट करना चाहिए इन द जनरल मीटिंग? यस। ये सर ध्यान रखना, ऑडिटर को बोला है ऐसे मैटर्स को कंपल्सरीली रीड आउट करना ही चाहिए, जनरल मीटिंग में मेंबर्स को पता होना चाहिए। पर 145 में ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट ये है कि किसने साइन करना चाहिए। एक क्वेश्चन पूछता हूं, एक फर्म है एबीसी, ठीक है, इसको आपने एज अ ऑडिटर अपॉइंट किया, पार्टनर ए ने पूरा ऑडिट कंप्लीट किया, कैन पार्टनर बी साइन द ऑडिट रिपोर्ट ऑफ द कंपनी? फर्म है एबीसी, आपने ऑडिट फर्म को अपॉइंट किया एज अ ऑडिटर, लेट्स से पूरा ऑडिट का एग्जीक्यूशन किसने किया है, लेट्स से पार्टनर ए ने किया है, इन्होंने पूरा ऑडिट का एग्जीक्यूशन किया है। क्या साइन कोई और कर सकता है? क्या सी साइन कर सकता है? ये अलाउड होना चाहिए तुम्हारे सबसे एज पर लॉ? बोलो ऑनलाइन पब्लिक, तुमको क्या लगता है? कर सकता है। रिमेंबर अलाउड होता है। यहां पर आप फर्म को अपॉइंट कर रहे हो, एनी ऑथराइज पर्सन कैन साइन ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। ऑब्वियसली अगर एलएलपी है, सी शुड ऑल्सो बी ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। पर सर प्रॉब्लम क्या है, अगर मान लो फ्रॉड वाला केस हुआ, डू यू गेट माई पॉइंट, तो सर ए रिस्पॉन्सिबल होगा या सी रिस्पॉन्सिबल होगा? There will be a memorandum of understanding in such cases, although it will look like C is responsible because he signed, but अगर उसके पास MOU है that execution पूरा A ने किया है, कोई भी liability अगर let's say अगर criminal liability imprisonment वगैरह आएगा तो मिस्टर A ही responsible रहेगा, मैं सिर्फ साइन कर रहा हूं on behalf of A। Remember ऐसा MOU साइन किया जाता है, that's called as memorandum of understanding between the partners, ताकि सर ऐसे situations में avoid किया जाए ऐसे प्रॉब्लम्स को जहां पर मुझे मालूम है मैंने ऑडिट किया ही नहीं था, ऑडिट किसी और ने किया था, मैंने क्या सिर्फ साइन किया है। ऐसा हो सकता है बिकॉज सीलिंग लिमिट्स एक पर्सन की लिमिटेड होती है, तो ऑडिट का एग्जीक्यूशन में कोई भी कर सकता है, बट साइनिंग हमेशा मतलब एक पार्टनर नहीं करना चाहिए फर्म के, सर वो पार्टनर कोई भी हो सकता है, बट दैट पर्सन शुड बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर वो एलएलपी है तो। इज दिस क्लियर टू यू? पक्का 145 अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया था, ऐसा क्वेश्चन कभी कभी एमसीक्यू या करेक्ट इनकरेक्ट में आ सकता है, ये अंडरस्टैंडिंग पता होना चाहिए। अभी गुड सर। 144 प्रोहिबिटेड सर्विसेज, 145 हु शुड साइन दी ऑडिट रिपोर्ट, यहां बता रहा है कौन सही पर्सन होगा जिसने ऑडिट रिपोर्ट साइन करना चाहिए। अब जाते हैं 146 के ऊपर, यहां पर बात करेगा अटेंडिंग द जनरल मीटिंग। एक बात बताइए, क्या ऑडिटर के पास में राइट्स है टू रिसीव नोटिस ऑफ एवरी जनरल मीटिंग? क्या ऑडिटर के पास में राइट्स है टू रिसीव नोटिस ऑफ एवरी जनरल मीटिंग? यस।
क्या उसका ये ड्यूटी भी है टू अटेंड एवरी जनरल मीटिंग? राइट तो है उसके पास में, क्या उसका ड्यूटी भी है टू अटेंड एवरी जनरल मीटिंग? यस। पुराने एक्ट में सिर्फ राइट था, नए एक्ट में राइट भी है एंड ड्यूटी भी है। प्लीज समझिएगा, इट सेज एवरी जनरल मीटिंग दैट इंक्लूड्स बोथ एजीएम एंड ईजीएम। इसने एजीएम नहीं बोला, इसने बोला जनरल मीटिंग। मतलब मेरे पास में राइट है टू रिसीव नोटिस ऑफ एवरी जनरल मीटिंग एंड इट्स माई ड्यूटी टू अटेंड एवरी जनरल मीटिंग। या तो मैंने खुद अटेंड करना चाहिए या मैं एक ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव को भेज सकता हूं मेरे बिहाफ पे। नॉर्मली ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव आपका पार्टनर या आपका कोई डायरेक्टर वगैरह होगा जो इक्वली कॉम्पिटेंट है, इक्वली क्वालिफाइड है। ऑब्जेक्टिव क्या है? जनरल मीटिंग में अगर मेंबर्स ने क्वेश्चंस पूछा तो क्या ये मेरा ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव सही या बराबर आंसर दे पाएगा। इसीलिए तो आप खुद अटेंड कीजिए या आप एक ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव को ही भेजिएगा। रिमेंबर, इट कैन बी अदर पार्टनर, इट कैन बी अ सीनियर मैनेजर, डायरेक्टर। नॉर्मली उसके नीचे आप किसी को नहीं भेजना चाहेंगे क्योंकि एक सर इक्वली कॉम्पिटेंट एंड क्वालिफाइड इंसान ही आपको रिप्रेजेंट कर सकता है इन अ जनरल मीटिंग। एग्जाम में एक क्वेश्चन आ सकता है, ऑडिटर को पता है वो एक जनरल मीटिंग अटेंड नहीं कर पाएगा, कोई तो ईजीएम होगा और यहां पर ना कोई ऑडिट रिलेटेड मैटर भी डिस्कशन नहीं होने वाला है। ऑडिटर चाहता है नॉट टू अटेंड द जनरल मीटिंग। क्या वो कंपनी को एक एप्लीकेशन दे सकता है कि आप मुझे एग्जेम्प्ट कर दीजिए फ्रॉम अटेंडिंग जनरल मीटिंग? यस। अगर कंपनी उस एप्लीकेशन को अप्रूव करता है तो ऑडिटर अगर उसे अटेंड नहीं करेगा तो चलेगा, अदरवाइज उसने हर जनरल मीटिंग अटेंड करना चाहिए। लॉ इज वेरी क्लियर, ये उसका ड्यूटी है टू अटेंड जनरल मीटिंग। सिर्फ कंपनी चाहे तो उसे क्या कर सकता है? एग्जेम्प्ट कर सकता है। नॉर्मली उन जनरल मीटिंग्स में ही एग्जेम्प्ट करेगा जहां पर उसके रिलेटेड डिस्कशन नहीं होगा एंड उसका शायद प्रैक्टिकली अटेंड करना मुश्किल होने वाला है। रिमेंबर दिस पॉइंट, एमसीक्यू करेक्ट इनकरेक्ट में ऐसे छोटी छोटी चीजों को पूछ करके बढ़िया क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिए मेरे साथ डिस्कशन कीजिए। सर, ऑल नोटिसेस relating to any general meeting shall be forwarded to the auditor। ये उसका राइट है टू रिसीव नोटिस एंड कम्युनिकेशन रिगार्डिंग एवरी जनरल मीटिंग। सर ये उसका ड्यूटी भी है, ही शाल अटेंड द जनरल मीटिंग्स, या तो खुद से या थ्रू अ ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव जो सर इक्वली कॉम्पिटेंट एंड क्वालिफाइड होना चाहिए। एक लाइन को मार्क कीजिएगा, द कंपनी में एग्जेम्प्ट एन ऑडिटर फ्रॉम अटेंडिंग द जनरल मीटिंग। कंपनी अगर चाहे तो एग्जेम्प्ट कर सकता है आपको, इसके लिए आपको एप्लीकेशन देना पड़ेगा। उसके बाद अगर उन्होंने वो आपको एग्जेम्प्ट कर दिया तो ठीक है, बिना उसके आपका ये ड्यूटी बनता है आपको हर जनरल मीटिंग अटेंड करना ही चाहिए। अगर आप नहीं करते हो इट्स अ नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉ, इट्स अ नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉ। पनिशमेंट आगे 147 में पढ़ाएंगे। क्या आपको 146 का बेसिक अंडरस्टैंडिंग आया क्या? एंड 146 में एक सिंपल सा बात है, अगर आप जनरल मीटिंग अटेंड कर रहे हो, विल यू हैव अ राइट टू बी हर्ड? एब्सोल्युटली सर। आप आइडियली यहां पे क्वेश्चनिंग कर सकते हैं और क्वेश्चंस के आंसर्स भी दे सकते हैं। देखिए सर, द ऑडिटर शैल हैव अ राइट टू बी हर्ड एट द जनरल मीटिंग रिगार्डिंग एनी रेलेवेंट मैटर जो उसे कंसर्न करता है। क्या आपको 146 बराबर से समझ में आया क्या? वापस से देखो, कंपनीज एक्ट में 139 से लेकर के 147 तक का जितना भी सेक्शन था, ये सब कुछ है स्टैट्यूटरी ऑडिटर के हिसाब से। किसके हिसाब से? स्टैट्यूटरी ऑडिटर के हिसाब से। पहला 139 अपॉइंटमेंट रीअपॉइंटमेंट के बारे में बात करता है, उसके बाद अगला सेक्शन रिमूवल के बारे में बात करता है। 139 140 लॉजिकल है, अपॉइंटमेंट फिर रिमूवल। हालांकि 141 सबसे पहले आना चाहिए कि भाई एलिजिबिलिटी कब है, क्वालिफिकेशन कब है, फिर अपॉइंटमेंट होना चाहिए, पर इन्होंने इसको बाद में लिखा है। आइडियली 141 शुड हैव बीन द फर्स्ट सेक्शन कि एलिजिबिलिटी क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, डिस्क्वालिफिकेशन क्या है, फिर अपॉइंटमेंट करेंगे, फिर रिमूवल करेंगे। बट हम आर्ग्यू नहीं कर सकते हैं, ये सीक्वेंस है लॉ का। सर पहले अपॉइंटमेंट दिया है, फिर रिमूवल दिया है, फिर आपको एलिजिबिलिटी एंड डिस्क्वालिफिकेशन दिया है। इसके बाद में सिर्फ एक ही सेक्शन बहुत दिमाग लगाने वाला, वो 143 है, जहां पर आपका पावर्स एंड ड्यूटीज दिया है। अदर देन दैट आपका रेम्यूनरेशन है, कुछ लिस्ट ऑफ प्रोहिबिटेड सर्विसेज बना के दिया है, किसने साइन करना चाहिए ऑडिट रिपोर्ट ये बता के दिया है। सर आपका राइट भी है एंड आपका ड्यूटी भी है टू रिसीव नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग एंड टू अटेंड जनरल मीटिंग। और सर 139 से 146 में कोई भी गलती हुई तो पनिशमेंट दिया है सबसे लास्ट सेक्शन में, दैट इज 147। मतलब 139 से 146 में सिचुएशंस बताया है, कंप्लायंस बताया है, नॉन कंप्लायंस का पनिशमेंट कहां दिया है? 147 में दिया है। कैन वी स्टार्ट विद 147 नाउ?
ये बिल्कुल छोटे छोटे सेक्शन है, आराम से, और इसको ना गलती से भी छोड़ना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये आप खुद सोचिए, अगर आप जेन्युइनली अपने आप से भी रिवाइज करने के लिए जाएंगे, इट विल हार्डली टेक 30 to 35 मिनट्स टू फिनिश ऑल दी स्मॉलर सेक्शंस। एंड द बेस्ट पार्ट इज, अगर गलती से कोई एमसीक्यू करेक्ट आया तो यहाँ पे गलती होने का चांस बहुत कम है, क्योंकि है ही बहुत लिमिटेड कंटेंट। प्रॉब्लम किधर आ सकता है? 139, 140, 141, 143, चार ही जगह जहां तुमको प्रॉब्लम आ सकता है। वो चार के लिए टाइम डिवोट करना, बाकी सब पहले एक बार पढ़ के क्लोज कर देना। मैं आपको बता रहा हूं, इसीलिए ये सेक्शंस को लास्ट में छोड़ने के बजाय पहले पढ़ना चाहिए। ये आसान है, पहले फोकस अच्छा रहेगा, फटाफट खत्म हो जाएगा, फिर आप डिटेल में बचे हुए चार सेक्शंस 139, 140, 141 एंड 143 को रेफर कीजिए, आपके लिए ज्यादा लॉजिकल सीक्वेंस रहेगा। कैन वी गेट स्टार्टेड? आगे बढ़े, लेट्स गो नेक्स्ट। 147 पे आ जाइए, पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रवेंशन। ये एग्जाम में एमसीक्यू वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। आईसीआई ने इस पे एक दो बार क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछे भी हैं, आगे भी आ सकते हैं, तो थोड़ा केयरफुल रहिएगा। तो यहां क्या बोलता है, अगर आपने 139 से लेके 146 में कुछ गलतियां की है तो पनिशमेंट आपको 147 में दिया है। या पनिशमेंट पहले तो कंपनी के लिए है, फिर पनिशमेंट ऑडिटर के लिए है। प्लीज समझिए मेरा बात, पनिशमेंट किस किस के लिए? कंपनी के लिए एंड ऑडिटर के लिए। इसमें भी ना दो सिचुएशंस, अगर आप दिमाग लगाओ शांति से, तो 147 ना पनिशमेंट जो दे रहा है उसको आप दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो अंडरस्टैंडिंग के लिए, फॉर कंपनी एंड फॉर ऑडिटर। कंपनी के अंदर भी एंटिटी लेवल पे क्या पनिशमेंट है, मतलब फाइन्स आएगा एंटिटी लेवल पे, और दूसरा फॉर ऑफिसर इंचार्ज क्या पनिशमेंट है। मतलब कंपनी में भी एज अ कंपनी आपको कितना पनिशमेंट दिया है, फाइन क्या दिया है, या एक ऑफिसर इन डिफॉल्ट का पनिशमेंट क्या है, वो आ सकता है अलग से। ऑडिटर के लिए सिंपल चीज है, ये इंटेंशनल था या अनइंटेंशनल था, इसके हिसाब से आपका जो फाइन इन्वॉल्व है वो अलग अलग रहेगा। ज्यादा इंपॉर्टेंट सबसे जो है वो ऑडिटर वाला पार्ट है कि भाई आपने इंटेंशनली नॉन कंप्लायंस किया है, विलफुली नॉन कंप्लायंस किया है, या ये अनइंटेंशनली हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट ऑडिटर के दो अलग अलग जो कैटेगरी ऑफ पनिशमेंट्स है वो सबसे ज्यादा रेलिवेंट रहने वाले हैं। अगर आप हर सेक्शन को लॉजिकल तरीके से डिवाइड करके लिख के रखेंगे, कभी भी गलती नहीं होने वाली है। डायरेक्टली सेक्शन को याद करने के बजाय पहले समझिए कि 147 बोलता क्या है। सर ये बोलता है यहाँ पनिशमेंट देने का, मेरे को किसको देने का है? सर कंपनी को। कंपनी के केस में एज ए एंटिटी लेवल पे पनिशमेंट आने वाला है, एंड द पर्सन इंचार्ज जिसने ये गलती किया होगा, ऑफिसर इंचार्ज वाला गलती आएगा। अब एक बात सोचो, कंपनी को तो इंप्रिजनमेंट नहीं आ सकता है, कैन आई से एक इंडिविजुअल को इंप्रिजनमेंट आ सकता है, तो एंटिटी लेवल के ऊपर इंप्रिजनमेंट नहीं रहेगा, सिर्फ मिनिमम अमाउंट रहेगा फाइन का, मैक्सिमम अमाउंट रहेगा। समझ रहे हो क्या मेरा बात? अब यहां पर आज जब आप पढ़ेंगे तो आपको रियलाइज होगा जो एंटिटी लेवल पे फाइन है वही सेम फाइन है ऑडिटर के लिए व्हेन द मिस्टेक इज अनइंटेंशनल। जो कंपनी लेवल पे फाइन है वही सेम फाइन रहेगा ऑडिटर के लिए इफ द नॉन कंप्लायंस इज अनइंटेंशनल। अगर इंटेंशनल हुआ तो बहुत ही एक्सट्रीम फाइन आने वाला है, इंटेंशनल हुआ तो बहुत ही एक्सट्रीम फाइन आने वाला है। आइए जरा पढ़ के मेरे साथ क्लोज करते हैं। देखो नोटिस करना, सब पनिशमेंट फॉर द कंपनी कितना लिख के दिया है? 25,000, 5 लाख। सेम चीज अगर मैं ऑडिटर के लिए बात करूं, पनिशमेंट फॉर ऑडिटर, अगर आपने विलफुली नॉन कंप्लायंस नहीं किया है तो देखो मिनिमम फाइन कितना? 25,000 एंड 5 लाख। सेम दिख रहा है क्या आइडियली? बट सर ऑडिटर के केस में उन्होंने एक इंपॉर्टेंट लाइन को ऐड किया है, ध्यान रखना। कंपनी को दिया 25,000, 5 लाख, ऑडिटर को भी दिया 25,000, 5 लाख। एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट को बाद में ऐड किया, दिस केम एज अ अमेंडमेंट टू अटेम्प्ट्स बैक, कि भाई मैं एज अ ऑडिटर एक कंपनी का ऑडिट कर रहा हूं, मेरा फीस ही मान लीजिए 1 लाख रुपए है, आप नॉन कंप्लायंस का फाइन बोल रहे हो 5 लाख हो सकता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? कैन आई से ये मेरे रेम्यूनरेशन का बहुत ज्यादा बड़ा अमाउंट हो जाएगा। उनको समझ में आया, थोड़ा उन्होंने अकोमोडेटिव स्टैंस लिया और उन्होंने एक लाइन को ऐड किया कि आपका जो मैक्सिमम फाइन है वो या तो 5 लाख होगा या 4 times द रेम्यूनरेशन ऑफ द ऑडिटर विच एवर इज लेस। अगर मेरा रेम्यूनरेशन 1 लाख है तो कैन आई से मैक्सिमम फाइन 4 लाख ही हो सकता है। अरे लॉजिकल बात है कि नहीं है? बहुत सोच समझ के अकोमोडेटिव स्टैंस लिया। ऐसा नहीं होना चाहिए आपको रेम्यूनरेशन का 4 टाइम के बियॉन्ड भी आपको फाइन लग रहा है, थोड़ा सा ये बहुत ही हार्श हो जाएगा एक ऑडिट फर्म के ऊपर। इसलिए उन्होंने 5 लाख या 4 times द रेम्यूनरेशन ऑफ द ऑडिटर विच एवर इज लेस, ये लाइन को उन्होंने बाद में ऐड कर दिया, ये पहले नहीं था। ये लॉ में 2 अटेम्प्ट पहले इंक्लूड किया गया है। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद 1 अटेम्प्ट पहले उन्होंने इस पर क्वेश्चन भी पूछ लिया था। नॉर्मली ऐसा कोई अगर अमेंडमेंट छोटा मोटा आता है तो नॉर्मली वो क्वेश्चन इमीडिएटली पूछ ही लेते हैं, क्योंकि उनको मालूम है बच्चे ने याद नहीं किया होगा, आरटीपी में देखा नहीं होगा, पूछ के बहुत परेशान करने में मजा आएगा। मेरे को लगता है यही थॉट प्रोसेस हो सकता है, और कोई थॉट तो हो नहीं सकता है।
एनीवेज जाने दीजिए. डू यू अंडरस्टैंड फाइन फॉर अ कंपनी 25,000 5 लाख, फॉर अ ऑडिटर इफ इट इज अनइंटेंशनल 25,000 5 लाख, बट 5 लाख के साथ में क्या है 4 times द रेम्यूनरेशन ऑफ द ऑडिटर विच एवर इज लेस. अब सर फाइन फॉर अ ऑफिसर, छोटा सा फाइन रहेगा ऑफिसर इंचार्ज के लिए 10,000 1 लाख, या सर यहां पे इंप्रिजनमेंट भी आ सकता है क्या 1 साल का. यस, ये सर ऑफिसर के लिए. ये मैं नहीं बोलूंगा बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज ओके, मतलब नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा पनिशमेंट फॉर ऑडिटर. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया. यहां पर अनइंटेंशनली फाइन कितना और विलफुली किया तो फाइन कितना, और सबसे इंपॉर्टेंट तो ये रहेगा इफ अ कॉन्ट्रवेंशन इज कमिटेड नोइंगली और विलफुली with the intention to deceive the company or its shareholders or any concerned third party, the punishment shall be 50,000, 25 lakh or 8 times the remuneration of the auditor whichever is less. Unintentionally के लिए 4 times लिखा है, intentionally के लिए 8 times लिखा है. ट्रस्ट मी ये भी डेंजरस है. आइडियली अगर आपका रेम्यूनरेशन 1 लाख रुपए है तो नॉन कंप्लायंस का फाइन 8 लाख रुपए हो सकता है. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट. मतलब डेंजरस है. लास्ट 7 साल में जितना ऑडिट करके कमाया होगा वो जा सकता है. प्लीज डेंजरस फाइन है ये सिर्फ. अच्छा ये बात सुनिए, फ्रॉड 100 करोड़ का करूंगा फाइन 25 लाख, ऐसा नहीं है. ये सिर्फ नॉन कंप्लायंस के लिए फाइन है, फ्रॉड के लिए 447 है. समझे क्या मेरा बात आप? फ्रॉड के लिए फाइन नहीं है, ये फाइन सिर्फ नॉन कंप्लायंस के लिए है. ये आपने नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉ किया उसका फाइन है. अगर आप फ्रॉड करेंगे तो उसके अलग ही प्रोसीजर्स हैं. 447 भी अप्लाई होगा, इंप्रिजनमेंट भी अलग से आएगा. और मैं आपको बता रहा हूं वहां पर अगर कोई एक आध नेगेटिव सिचुएशन हो गया कि फॉर एग्जांपल एक शेयर होल्डर वगैरह ने बहुत ही एक्सट्रीम स्टेप ले लिया, सुसाइड वगैरह का सिचुएशन अगर हो गया, तो आपके लिए और भी मुश्किल हो जाएगा जिंदगी जीना. समझ रहे हो क्या मेरा बात? ये तो सिर्फ और सिर्फ नॉन कंप्लायंस का पनिशमेंट है, ध्यान रखना. तो सर पनिशमेंट पढ़ते वक्त क्या ध्यान रखूंगा, कंपनी को पनिशमेंट कितना है, उसके ऑफिसर को कितना है. ऑडिटर ने अगर अनइंटेंशनली किया तो पनिशमेंट क्या है, और इंटेंशनली किया तो पनिशमेंट क्या होने वाला है. यहां पर ऑडिटर वाले केस में 4 times एंड 8 times का लॉजिक ध्यान रखना. यहां पर एक अच्छा क्वेश्चन और भी चांस है बनने का. ये पहले लॉ में नहीं था, उन्होंने बाद में इंक्लूड किया है. वो आपको एक केस स्टडी बेस्ड सिचुएशन बना के दे देगा और आइडेंटिफाई करने के लिए बोलेगा एमसीक्यू में मैक्सिमम फाइन कितना होना चाहिए. इसके लिए आपको 4 times और 8 times का लॉजिक पता रहेगा तो आप मैक्सिमम फाइन कैलकुलेट कर पाएंगे. इज दिस लॉजिकल टू यू? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? पक्का? अच्छा एक बात सुनो, जब भी कोई ऑडिट फर्म को हम एज अ ऑडिटर अपॉइंट करते हैं, जब भी कोई ऑडिट फर्म को एज अ ऑडिटर अपॉइंट करते हैं, वो कोई भी नॉन कंप्लायंस करे, फ्रॉड करे, फाइन पे करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरे फर्म का होता है. क्योंकि हमने ऑडिटर किसको अपॉइंट किया था, पूरे फर्म को अपॉइंट किया था. फाइन पे करने का, फाइन हो गया, ये जो अमाउंट है, ये जो फाइन्स है, पेनल्टीज है, ये पूरे फर्म ने पे करना चाहिए. पूरे फर्म के सारे पार्टनर्स का जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है. सिर्फ इंप्रिजनमेंट वाला जो पार्ट रहेगा उसके लिए द पर्सन हु साइंड, जो एक्चुअली में गिल्टी पार्टनर है, उसके लिए इंप्रिजनमेंट एप्लीकेबल होता है. इंप्रिजनमेंट में रोटेशन नहीं कर सकते हो, 3 साल 3 साल 3 साल ऐसा नहीं होता है. सिर्फ फाइन के केस में जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है. इंप्रिजनमेंट हमेशा उस पर्सन का ही आएगा जिसने गलती किया. यूजलेस था यार बड़ा ही. नेक्स्ट पेज पे आइए. जॉइंट एंड सेवरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पार्टनर. देखो, अगर एक कंपनी का ऑडिट फर्म ऑडिटर है और ये प्रूव किया जाता है दैट सर कोई पार्टनर या पार्टनर ने फ्रॉडुलेंट तरीके से एक्ट किया है, इज इट साउंडिंग लाइक योर सेक्शन 140 सबसेक्शन 5, जहां पे याद है ट्रिब्यूनल को पावर दिया था ऑडिटर इज एक्टिंग इन अ फ्रॉडुलेंट मैनर. तो फाइन्स किसका आने वाला है सर? सच फाइन शैल बी फॉर ऑल द पार्टनर्स कंसर्न्ड जॉइंटली एंड सेवरली. सिर्फ ध्यान रखना क्रिमिनल लाइबिलिटी जो है, मतलब अदर देन फाइन, हम इम्प्रिजनमेंट का बात कर रहे हैं, वो किसका रहेगा? क्रिमिनल लाइबिलिटी फॉर लाइबिलिटी अदर देन फाइन. सिर्फ कंसर्न्ड पार्टनर लाइबल रहेगा, मतलब द साइनिंग पार्टनर जिसने फ्रॉड किया है उसको इंप्रिजनमेंट आएगा. फाइन हमेशा पूरे फर्म के लिए एप्लीकेबल होता है. इज दिस क्लियर टू यू? समझा क्या? पक्का? 147 में ये तो सिर्फ 140 सबसेक्शन 5 वाला रिपीटेशन है, ये ऑलरेडी हमने वहां पढ़ा था आपके साथ में. मेन जो है 147 में वो पनिशमेंट है और ये ऑडिटर वाला पनिशमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है. अच्छा एक बात बताओ, अगर ऑडिटर ने कॉन्ट्रवेंशन किया, मतलब ऑडिटर ने नॉन कंप्लायंस किया, पनिशमेंट पेनल्टी तो सब आ गया. अगर एक्सट्रीम केसेस हुए, ऑडिटर को अपना रेम्यूनरेशन भी रिफंड करना पड़ सकता है.
जो उसको रेम्यूनरेशन आया होगा वो रिफंड भी करना पड़ सकता है कंपनी को। लेट्स से वो डिस्क्वालीफाइड इंसान था, उसने कंपनी से बात छुपाया और अपने आप को एज अ ऑडिटर का अपॉइंटमेंट करवा लिया, बाद में पता चला वो डिस्क्वालीफाइड इंसान था इवन बिफोर द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। कहना इसे आपने कंपनी को भी गलत तरीके से मिसट्रीट किया है, तो कहना इसे आपको फाइन पेनल्टी तो आएगा ही आएगा, कहना इसे एट द सेम टाइम आपको अपना रेम्यूनरेशन का रिफंड भी करना पड़ेगा। और अगर किसी थर्ड पार्टी को या कंपनी को कुछ डैमेजेस हुए हैं तो शायद वो भी मुझे रिकवर करके देने पड़ सकते हैं, उसका भरपाई भी मुझे करना पड़ सकता है। ये चीज हमेशा आ सकती है। रिमेंबर, यू मे हैव टू रिफंड योर रेम्यूनरेशन एंड यू मे हैव टू पे डैमेजेस कॉज्ड बाय द ऑडिटर टू सर्टेन थर्ड पार्टीज। ये सब्जेक्टिव रहेगा। अगर हुआ है एनसीएलटी में केस, ट्रिब्यूनल के पास केस गया है, ट्रिब्यूनल बोलता है तुम गलत है, उसने ऑर्डर पास किया है, तो सर तुम्हारे लिए एडिशनल डैमेजेस भी आ सकता है। नीचे आइए, कैन यू सी मेजर्स टू एंश्योर प्रॉम्प्ट पेमेंट। सिर्फ डिस्कशन के लिए बोलता हूं, इतना रेलेवेंट नहीं है एग्जाम के लिए। कंपनी में फ्रॉड वगैरह हुआ, अब क्या होता है, फ्रॉड वगैरह हुआ तो बहुत सारे लोगों का लॉसेस होता है। मतलब कंपनी के अंदर फ्रॉड ऑडिटर ने मिलकर के करवाया, इसकी वजह से लॉट ऑफ पीपल लूज देयर मनी। इट कैन बी माई लेंडर्स और बोरोवर्स हु आर लूजिंग मनी, इट कैन बी माई शेयर होल्डर्स हु हैव लॉस्ट मनी, इट कैन बी माई डिबेंचर होल्डर्स हु हैव लॉस्ट मनी। मतलब बहुत सारे थर्ड पार्टीज है जिनका पैसा लॉस हो सकता है। इस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट कभी कभी एक एक्शन ले सकता है कि भाई ये ऑडिटर और जो कंपनी में फ्रॉड करने वाले लोग थे, मैनेजमेंट, इन लोगों से पैसे का रिकवरी एक पर्सन करेगा या एक अथॉरिटी करेगा। तो एक अथॉरिटी या एक पर्सन को अपॉइंट कर सकते हैं जो रिकवरी एजेंट बन जाएगा, जो इन लोगों से पैसा कलेक्ट करेगा और जिनको लॉस हुआ है उनको टाइमली बेसिस पे पे करने का ट्राई करेगा। अगर ऐसा हुआ है तो सर आइडियली ऑडिटर या जो गिल्टी जो भी पर्सन रहेगा उन्होंने उस पर्सन को डैमेजेस पे करना चाहिए, उन्होंने आगे बाकी लोगों को डैमेजेस जो हुआ है उसका कॉम्पनसेशन पास ऑन करना चाहिए। ऐसा प्रॉम्प्ट मेजर सेंट्रल गवर्नमेंट ले सकता है, गवर्नमेंट ले सकता है, ऐसा उन्होंने 147 में लिख के दिया है। एक प्रोसीजरल वाला पार्ट है, रेफरेंस के लिए पता होना चाहिए। दिस मार्क्स द एंड ऑफ 147। आपको मैं एक 2 मिनट देता हूं आराम से 144, 145, 146, 147 सब देख लीजिए। कोई डाउट है तो मुझे पूछ लीजिए, वरना हम आगे बढ़ेंगे। ऑफ करने का ये रहा, ले लो ना यहाँ से। फर्स्ट रिमोट रहेगा। ऑनलाइन बच्चे का डाउट है सर, क्रिमिनल लाइबिलिटी साइनिंग पार्टनर के पास रहेगा। ऑब्वियसली अगर एमओयू है तो यार जिसने ऑडिट किया वो उसको ही लेके जाएंगे ना यार। मतलब एमओयू बताया तुमको इसीलिए, समझा क्या मेरा बात। साइन मैंने किया है, ऑब्वियसली क्रिमिनल लाइबिलिटी मेरा आएगा, बट अगर मालूम है मैंने ऑडिट किया ही नहीं है, ऑडिट किसी और ने किया, मेरे पास एमओयू साइंड दूसरे पार्टनर का, तो ऑब्वियसली मेरे को थोड़ी लेके जाएंगे, उसको लेके जाएंगे ना यार। मतलब ऑब्वियसली इतना इरेशनल सोचने का भी नहीं। डन, आगे बढ़े क्या। अब देखो 3 इंपॉर्टेंट सेक्शंस है, 138, 148, 177, थोड़े से स्टैट्यूटरी ऑडिट के बियॉन्ड है। ये वाला सब स्टैट्यूटरी ऑडिट से रिलेटेड था। 143 आखिरी बचा है, वो बात के लिए छोड़ दीजिए। अभी के लिए 138, 148, 177 खत्म करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद इंटरनल ऑडिट। 138 पे जाते हैं, जल्दी से आइए इन योर मॉड्यूल्स। इट्स ऑन पेज नंबर 10.44, इंटरनल ऑडिट। आ जाओ, व्हाट इज 138।
सिंपल चीज है, इंटरनल ऑडिटर हर कंपनी के लिए एप्लीकेबल नहीं है। उन्होंने सबसे पहले तो बताया देयर इज एप्लीकेबिलिटी कि भाई किसके लिए इंटरनल ऑडिटर एप्लीकेबल होगा और किसके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। बहुत ही आसान सा तरीका है ये याद रखने के लिए। इंटरनल ऑडिट का एप्लीकेबिलिटी बात करते हैं। प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी। पब्लिक में दो आएगा, अनलिस्टेड आएगा, लिस्टेड आएगा। लिस्टेड के अंदर बाय डिफॉल्ट हमेशा कंपलसरी होता है, आपको मालूम है ये चीज। वहां पर हर इंपॉर्टेंट सेक्शन बाय डिफॉल्ट ही एप्लीकेबल होता है। अब बात करने का है प्राइवेट लिमिटेड के लिए कब इंटरनल ऑडिट एप्लीकेबल होगा एंड अनलिस्टेड के लिए कब इंटरनल ऑडिट एप्लीकेबल होगा। यूजलेस लिमिट्स है और यूजलेस तरीका है। एक 25 का बेस पकड़ो, डबल कितना होता है 50, डबल कितना होता है 100, डबल कितना होता है 200। नॉर्मली 4 क्राइटेरियाज होते हैं सबसे इंपॉर्टेंट। एक होता है टर्नओवर, एक होता है बोरोइंग्स, एक होता है पेड अप शेयर कैपिटल और लास्ट में होता है डिपॉजिट्स। अब दिमाग लगाओ, सबसे नॉर्मली अमाउंट वाइज सबसे बड़ा नंबर कंपनी में क्या होगा? अगर मैं इन चारों में से बात करता हूं अमाउंट वाइज, अगर मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखूंगा तो सबसे बड़ा नंबर हमेशा टर्नओवर होता है। मैंने गलत लिखा है सीक्वेंस, ताकि आप गलत अगली बार ना करें। सबसे बड़ा नंबर हमेशा टर्नओवर होता है, समझ रहे हो क्या? उसके बाद डेट इक्विटी 2:1 के हिसाब से नंबर 2 आता है बोरोइंग्स, फिर आता है नंबर 3 पेड अप शेयर कैपिटल, एंड सबसे छोटा नंबर होना चाहिए आइडियली डिपॉजिट्स का कंपनी के अंदर। तो कहना ही इसे, अब मेरे को मैच द फॉलोइंग करने का है। 200 का लिमिट किसका है? टर्नओवर का है। 100 का लिमिट किसका है? बोरोइंग्स का है। 50 का लिमिट किसका है? पेड अप शेयर कैपिटल का। एंड 25 का लिमिट जो है वो किसका है? डिपॉजिट्स का है। अब ये लिमिट्स करंट ईयर की है कि प्रीवियस ईयर की है? हमको अपॉइंट किसको करना है? इंटरनल ऑडिटर को। ऑडिटर को साल के स्टार्ट में अपॉइंट करोगे, साल के एंड में अपॉइंट करोगे? साल के स्टार्टिंग में अपॉइंट करोगे तो ऑब्वियसली प्रीवियस ईयर का नंबर ही देखना पड़ेगा आपको आइडियली। इस साल का नंबर देख के वेट करोगे तब तक तो साल खत्म हो जाएगा ना यार। इंटरनल ऑडिटर काम कब करेगा? नॉर्मली हम ऑडिटर को साल के स्टार्ट में अपॉइंट करेंगे, तो लॉजिकली ये नंबर्स किसके होने चाहिए? प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के होने चाहिए। तो कहना इसे दीज नंबर्स बिलोंग टू प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। हम बात कर रहे हैं अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज का, जिसके अंदर 4 लिमिट दिए है, 25, 50, 100, 200। ऑब्वियसली सबके सब करोड़ के अंदर है। लैक्स का तो कॉन्सेप्ट इंडिया में नहीं होता आज की तारीख में, इट्स ऑल इन करोड़। यहां पर सिंपल है, इनमें से एक भी लिमिट प्रीवियस ईयर में क्रॉस हो गया तो अगले साल के लिए आपको इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ेगा। इनमें से एक भी लिमिट प्रीवियस ईयर में क्रॉस हो गया तो आपको अगले साल में क्या अपॉइंट करना पड़ेगा? इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ेगा। इंटरनल ऑडिटर कौन होता है, क्या होता है, कौन अपॉइंट करता है, सब बताएंगे। अभी के लिए किस किस कंपनी के लिए एप्लीकेबल है वो समझिए। प्राइवेट, पब्लिक। पब्लिक में सर 2 कंपनी, लिस्टेड, अनलिस्टेड। लिस्टेड के लिए क्या बाय डिफॉल्ट कंपलसरी है। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के लिए 4 लिमिट दिया है, 25 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़। नॉर्मली सबसे बड़ा नंबर टर्नओवर होता है कंपनी के फाइनेंशियल्स में, फिर आपका बोरोइंग का नंबर आता है, फिर आपका पेड अप शेयर कैपिटल भी ज्यादा हो सकता है इफ अ कंपनी इज नॉट फंडेड बाय डेट एट ऑल। डू यू गेट माय पॉइंट? बट इन जनरल मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज के अंदर आपको पहले बड़ा नंबर बोरोइंग दिखेगा, फिर आपको पेड अप शेयर कैपिटल दिखेगा और फिर सबसे छोटा नंबर आपको डिपॉजिट दिखेगा। ये सारे के सारे नंबर्स प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के हैं। एक भी लिमिट अगर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में क्रॉस होता है तो अगले साल के लिए इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ेगा। एक चीज सुन लीजिए, पूरे कंपनीज एक्ट में जहां भी बोरोइंग का लिमिट आता है, द वर्ड इज एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। जब भी वर्ड बोरोइंग आता है हमेशा क्या आता है? एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब क्या है इसका? साल के दौरान कभी भी ये लिमिट अगर क्रॉस हुआ है तो ये एप्लीकेबल हो जाएगा। टर्नओवर साल के एंड में इकट्ठा होकर आएगा। पेड अप शेयर कैपिटल साल के अंदर 50 बार ऊपर नीचे बढ़ता नहीं है, समझ रहे हो मेरा बात? एक आध बार आपका फर्दर इश्यू ऑफ शेयर्स हो सकता है, एक आध बार बायबैक हो सकता है, बट आपका हर साल में नंबर 15 बार 20 बार बदलता नहीं है। टर्नओवर साल के एंड में इकट्ठा होता है, पेड अप शेयर कैपिटल हर साल बदलता नहीं है। आपका जो नंबर
कंजिक्यूटिवली चेंज हो सकता है बार बार कंसिस्टेंट बेसिस पे, वो बोरोइंग का नंबर होता है, इसलिए वहां पर वर्ड क्या होता है, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। लॉ लिखते वक्त उन्होंने डिपॉजिट के लिए भी लिखा एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। रीजन क्या था, जो पुराने कंपनीज एक्ट के द्वारा इशूड पब्लिक डिपॉजिट्स थे, नए कंपनीज एक्ट में बोला था उन्हें क्लोज डाउन करना पड़ेगा, नए डिपॉजिट्स इशू करने पड़ेंगे, तो एक साल में आपका डिपॉजिट का नंबर बहुत फ्लक्चुएट होने वाला था, इसलिए डिपॉजिट्स के लिए वर्ड दे दिया एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, बट उसका रेलेवेंस नहीं है। रेलेवेंस ज्यादा किसके लिए है, बोरोइंग्स के लिए। अगर बोरोइंग्स का लिमिट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम टच या क्रॉस होता है तो अगले साल के लिए क्या एप्लीकेबल हो जाएगा, इंटरनल ऑडिट एप्लीकेबल हो जाएगा। अब अगर मैं बात करता हूं प्राइवेट लिमिटेड का, प्राइवेट लिमिटेड में उसने बोला दो ही लिमिट रेलेवेंट है, प्राइवेट लिमिटेड में उसने बोला दो ही लिमिट रेलेवेंट है, 200 करोड़ का एंड 100 करोड़ का, दो ही लिमिट रेलेवेंट है। कौन कौन सा, 200 CR एंड 100 CR, वही सेम टर्नओवर एंड बोरोइंग्स। उन्होंने बोला पेड अप शेयर कैपिटल बहुत ही छोटा होगा, सोच के फायदा नहीं है, पब्लिक डिपॉजिट प्राइवेट लिमिटेड में होना ही नहीं चाहिए, लॉफुली अलाउड ही नहीं है, तो उसका सिंपल चीज है, दो ही लिमिट देखने का है, 200 करोड़ टर्नओवर वाला, 100 करोड़ बोरोइंग वाला। एक भी लिमिट क्रॉस होता है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में तो अगले साल के लिए क्या अपॉइंट करना पड़ेगा, इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ेगा। क्या इंटरनल ऑडिटर का एप्लीकेबिलिटी समझ में आया है क्या? एग्जाम में 99% चांस है अगर कंपनीज एक्ट से इंटरनल ऑडिट पे क्वेश्चन आया तो यही आएगा कि भाई नॉर्मली इंटरनल ऑडिट किस कंपनी के लिए एप्लीकेबल होता है, किसके लिए नहीं होता है। वो ये लिमिट्स देगा और बोलेगा कि कंपनी ने इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट नहीं किया विद द इंटेंशन कि हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है, तो तुम बताओ एज पर 138 कब एप्लीकेबल होता है। फैक्ट ऑफ द केस में नंबर्स क्या है, कंक्लूजन कंपनी गलत है या कंपनी सही है। इज दिस क्लियर टू यू? अब सर, who can be appointed as an internal auditor? सर, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को अपॉइंट कर सकते हो आप, एक कॉस्ट अकाउंटेंट को अपॉइंट कर सकते हो आप, रादर वर्ड है एनी प्रोफेशनल, द वर्ड इज एनी प्रोफेशनल, जो बोर्ड को सही लगता है उसे आप इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट कर सकते हो। रिमेंबर, वो लॉ में ही बोला है कंपनी का इंटरनल ऑडिटर कंपनी का एम्प्लॉय भी हो सकता है और थर्ड पार्टी भी हो सकता है, मतलब इवन अ एम्प्लॉय कैन बी अपॉइंटेड एज इंटरनल ऑडिटर। डू यू नो व्हाट द लॉजिक इज? अ कंपनी लाइक आईटीसी मे हैव सच डाइवर्सिफाइड बिजनेसेस जहां वो खुद ऑडिटर को हायर करने के बजाय अपने ऑर्गेनाइजेशन में एक डिपार्टमेंट बना लेते हैं, उसको हम बोलते हैं इंटरनल ऑडिट फंक्शन। क्या बोलते हैं? इंटरनल ऑडिट फंक्शन। एक कंपनी लेवल पे ऑडिट कमिटी के डायरेक्टली अंडर एक डिपार्टमेंट हो सकता है जो इंटरनल ऑडिट का काम करेगा फॉर देयर डिफरेंट बिजनेसेस, बिकॉज इट इज ए एक्सट्रीमली बिग डाइवर्सिफाइड बिजनेस। हम किसी एक इंटरनल ऑडिटर को हायर करेंगे, उसे सिर्फ टोबैको का एक्सपीरियंस रहेगा, उसे में भी सिर्फ एफएमसीजी का एक्सपीरियंस रहेगा, पर मेरे पास कितने डाइवर्सिफाइड बिजनेसेस है यार। आईटीसी में होटल बिजनेस भी है, आईटी बिजनेस के अंदर भी है, एफएमसीजी भी है, मेरे पास में टोबैको बिजनेस भी है, पेपर प्रोडक्ट्स भी है, मतलब कितना और नया नया डाइवर्सिफिकेशन होते भी जाएगा। तो मैं इन हाउस क्या चाहता हूं, इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट चाहता हूं, इसीलिए 138 में क्लियरली बोला इंटरनल ऑडिटर कंपनी का एम्प्लॉय भी हो सकता है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। इसी वजह से एक कंडीशन आ गया, अगर मैं कंपनी का इंटरनल ऑडिटर हूं तो मैं स्टैट्यूटरी ऑडिटर नहीं बन सकता हूं, और अगर मैं स्टैट्यूटरी ऑडिटर हूं तो इंटरनल ऑडिटर नहीं बन सकता हूं। इसीलिए इंटरनल ऑडिटर कहां पर आ गया, प्रोहिबिटेड सर्विसेज के लिस्ट में आ गया। मतलब सर एक ऑडिटर सिर्फ या तो एक्सटर्नल ऑडिटर हो सकता है कंपनी के लिए या इंटरनल ऑडिटर हो सकता है, दोनों नहीं हो सकता है। अब आप अपने दिमाग में एक वाहियात सा क्वेश्चन लेके आएंगे, सर रोटेशन एप्लीकेबल है, मैंने 10 साल तक एज अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर काम किया, आपने बोला ना 5 साल का ब्रेक लेना पड़ेगा, क्या मैं 5 साल कंपनी का भी इंटरनल ऑडिट कर लेता हूं? स्टैट्यूटरी ऑडिट नहीं करता हूं, 5 साल के ब्रेक के बाद फिर से स्टैट्यूटरी ऑडिटर बन जाता हूं? शर्म करो। लॉजिकली तुम कंपनी से रिलेशनशिप नहीं रख सकते हो, लॉ के अंदर मना किया है सिर्फ स्टैट्यूटरी ऑडिट करने के लिए। अगर तुमने इसके बाद इंटरनल ऑडिट शुरू किया ना तो बाद में तुम स्टैट्यूटरी ऑडिटर नहीं बनना चाहिए लॉजिकली, क्योंकि वरना ऐसा माना जाएगा तुम कंपनी का तो पार्ट है ही नहीं अल्टीमेटली यार, रात तुम्हारा इंडिपेंडेंस और खराब होते जाएगा। इसके बाद तुमने एज ए इंटरनल ऑडिट एंगेजमेंट एक्सेप्ट कर लिया तो मेरे हिसाब से तुमको बाद में एज अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर अपॉइंट नहीं करना चाहिए, कंपनी के कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे क्वेश्चनिंग किया जाएगा, ये इनअप्रोप्रिएट होगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? लॉजिकल लग रहा है क्या एकदम? पक्का? दिस इज सेक्शन 138 का एप्लीकेबिलिटी। नाउ सर क्वेश्चन नंबर 2 इसके अंदर ही, सर हु कैन बिकम इंटरनल ऑडिटर? अच्छा, ये इंटरनल ऑडिट का एप्लीकेबिलिटी आप पढ़ सकते हो, सेम वही है, हाँ, 25, 50, 100, 200, प्राइवेट के लिए 100 एंड 200 जो मैंने आपको बताया है। लॉजिकल एकदम। नीचे आइए, हु कैन बी अपॉइंटेड एज इंटरनल ऑडिटर? सर इट कैन बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछेगा परेशान करने के लिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट विदाउट अ सीओपी कैन यू बिकम इंटरनल ऑडिटर? अरे हाँ यार, इसने बोला एनी प्रोफेशनल।
समझा क्या मेरा बात? इधर सीओपी का कोई रेलेवेंस नहीं है. इवन इफ यू आर अ नॉर्मल चार्टर्ड अकाउंटेंट विदाउट सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, कैन यू बी अपॉइंटेड एज अ इंटरनल ऑडिटर? एब्सोल्युटली. रादर उसने बोला है एनी प्रोफेशनल, मतलब बीकॉम ग्रेजुएट क्या एक इंटरनल ऑडिटर बन सकता है? मिसकंसेप्शन है, नहीं. उसका एनी प्रोफेशनल, बीकॉम इज नॉट अ प्रोफेशनल एग्जाम, रिमेंबर दिस. It's not a professional course. Please understand this. You can be a CFA, you can be a chartered accountant, you can be a company secretary, you can be a CMA holder. तुम्हारे पास US CPA रहेगा. तुम एक प्रोफेशनल है जिसके पास में डिसेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेसेस रहेगा, तो शायद आप एक क्वालिफाइड इंसान रहेंगे. ऑब्जेक्टिव ये था. बहुत सारे इंजीनियर्स एक पॉइंट के बाद में मास्टर्स कर लेते हैं. शायद इंजीनियर्स के पास में IT कंट्रोल्स का अंडरस्टैंडिंग अच्छा रहेगा. इंटरनल ऑडिटर को कंट्रोल चेक करने होते हैं, तो कुछ कंट्रोल्स ऐसे होते हैं जहां पर हाईली ऑटोमेशन इन्वॉल्व रहता है. मे बी समवन हु हैज गुड इंजीनियरिंग बैकग्राउंड इन IT प्लस अ प्रॉपर MS इन फाइनेंस और इन सर्टेन एरिया. विद दिस MS मैं बोलूंगा ये प्रोफेशनल इंसान बन गया है, इसको आपने एज अ इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करना चाहिए. वो थॉट प्रोसेस था और कोई थॉट प्रोसेस नहीं था. फालतू का दिमाग मत लगाइएगा. डू यू अंडरस्टैंड दिस? नीचे आइए. सर ऑब्वियसली सर, अगर ऑडिट कमिटी एप्लीकेबल है तो नॉर्मली आप समझेंगे कि सर इफ ऑडिट कमिटी इज नॉट देयर, कंपनी का बोर्ड इंटरनल ऑडिटर को अपॉइंट करता है. बोर्ड ही बताएगा इंटरनल ऑडिटर का स्कोप क्या है. कमिटी हुआ तो आप पढ़ेंगे सेक्शन 177 में अभी ही कि भाई कमिटी थोड़ा 2 स्टेप आगे लेगा. कमिटी इंटरनल ऑडिटर को अपॉइंट करने में हेल्प करेगा, उसका स्कोप डिफाइन करने में हेल्प करेगा, एंड इंटरनल ऑडिटर कमिटी को रिस्पॉन्ड भी करेगा, रिवर्ट बैक भी करेगा, रेस्पॉन्सिबिलिटी भी होल्ड करेगा. वो रेफरेंस के लिए है. सेक्शन 138 का एप्लीकेबिलिटी आना चाहिए, एंड कौन इंटरनल ऑडिटर बन सकता है ये आना चाहिए. इज दिस पॉइंट क्लियर टू यू? हाँ या ना? 138 भी हो गया. तो 138 से 147 ऑल डन, एक से 143. लेट्स गो टू ऑडिट कमिटी. अगला वाला ही सेक्शन है 177. आ जाइए जरा. यहां पे एग्जाम में एप्लीकेबिलिटी पे क्वेश्चन आने के बजाय ज्यादा क्वेश्चन आता है फंक्शंस ऑफ कमिटी के ऊपर. एट इंटरमीडिएट लेवल वैसे 177 पूरा ही कम इंपॉर्टेंट है. नॉर्मली फाइनल में पूछा जाता है, बिकॉज कभी कभी लोगों का मिसकंसेप्शन भी है. इंटर का सिलेबस 148 पे खत्म होता है. हाउ कैन यू गो बियॉन्ड 148? बट भाई एक बात समझ, 139 को पढ़ने के लिए ऑडिट कमिटी इतनी बार जिक्र किया, उसका मतलब तो आना चाहिए ना. और लॉ के अंदर 177 उन्होंने लिख के दिया है तुम्हारे लिए. समझ रहे हो मेरा बात? तो तुम्हारे लिए वो एप्लीकेबल है. आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहिए. सर Audit committee, in other words, can also be called as TCWG, those charged with governance को हम audit committee भी बोलते हैं. क्या ये audit committee सब कंपनी के लिए applicable है? नहीं. इसका applicability भी उन्होंने दिया है. प्राइवेट लिमिटेड है ही नहीं एप्लीकेबल. लिमिट भी नहीं है, दिमाग नहीं लगाने का. प्राइवेट लिमिटेड एप्लीकेबल ही नहीं है. लिस्टेड के लिए कंपलसरी रहने वाला है. तो कहना इससे ये सिर्फ अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के लिमिट्स रहने वाले हैं. ध्यान रखना, प्राइवेट के लिए है ही नहीं, लिस्टेड के लिए कंपलसरी है. तो लिमिट पढ़ना किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के लिए. देखो सर ध्यान से, लिस्टेड कंपनी के लिए कंपलसरी होता है. अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के लिए 3 लिमिट दिया है. देखो कौन सा? पेड अप शेयर कैपिटल, टर्नओवर एंड बोरोइंग्स दिया है क्या? सर ऑब्वियसली सबसे बड़ा नंबर किसका रहने वाला है? टर्नओवर का रहने वाला है 100 करोड़ का. सेकंड नंबर क्या रहने वाला है? बोरोइंग रहेगा क्या? 50 करोड़ का. और सबसे छोटा नंबर इन तीनों में क्या रहने वाला है? पेड अप शेयर कैपिटल का. अगर आप टेक्निकली इनमें से एक भी लिमिट क्रॉस कर जाते हैं इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, तब अगले साल हमको क्या कंस्टिट्यूट करना पड़ेगा? कमिटी कंस्टिट्यूट करना पड़ेगा. रिमेंबर, ये कमिटी बनाने से पहले हमको लास्ट ईयर में इनमें से एक भी नंबर क्रॉस किया तो अगले साल मेरे लिए कमिटी बनाना एप्लीकेबल होगा. कमिटी कैसे बनेगा, क्यों बनेगा, क्या करेगा, सब बताएंगे. अभी के लिए एप्लीकेबिलिटी क्लियर रखो. लिस्टेड कंपलसरी, प्राइवेट है ही नहीं. दिमाग लगाना किस पे है? अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज पे. 10, 50 एंड 100 करोड़. सबसे बड़ा नंबर टर्नओवर होता है. नंबर 2 बोरोइंग रहेगा, एंड नंबर 3 पेड अप शेयर कैपिटल रहेगा. दिमाग बाकी स्ट्रेस में देने का नहीं. और ये नंबर क्या होना चाहिए? प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का. तभी तो आप अगले साल स्टार्टिंग में कमिटी अपॉइंट कर पाएंगे, कंस्टिट्यूट कर पाएंगे. नॉर्मली ये कमिटी ना बोर्ड के ऊपर होता है. यू कैन से नॉट बोर्ड के ऊपर, मैनेजमेंट के ऊपर होता है. एक वर्ड होता है, देखो आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए बता देता हूं. कंपनी के बोर्ड के अंदर 10 डायरेक्टर्स हैं. इन 10 में से कुछ लोग मैनेजमेंट का पार्ट होते हैं. 2 या 3 डायरेक्टर जो लोग पूरा मेरा डे टू डे बेस पे बिजनेस को रन करते हैं, दे आर माय मैनेजमेंट.
डू यू गेट माई पॉइंट? फिर इन कमिटी के इन बोर्ड के ही कुछ लोगों से ऑडिट कमिटी बनाया जाता है. क्या बनाया जाता है? ऑडिट कमिटी. इट हैज मिनिमम 3 डायरेक्टर्स एंड मेजॉरिटी ऑफ देम शुड बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स. मेजॉरिटी ऑफ देम शुड बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, जो सेक्शन 149 ऑनवर्ड शुरू होता है, आपके सिलेबस में नहीं है. बट इंडिपेंडेंट का यह रेफरेंस है, ये डे टू डे बेसिस पे बिजनेस को रन करने में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं. दे आर फॉर एग्जाम्पल मिस्टर के मिस्ट्री, ही इज a director in TCS, but he doesn't run TCS. Mr. N. Chandrasekharan is a director in TCS, but he doesn't run TCS. N. Chandrasekharan runs Tata Sons. KK Mistry runs HDFC group of entities. Can I say कुछ अलग अलग इंडस्ट्रीज की कंपनी से मेरे पास डायरेक्टर आ सकते हैं, पर वो लोग मेरे धंधे को डे टू डे बेसिस पे चलाते नहीं है. नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से. क्या है ये लोग? नॉन एग्जीक्यूटिव. तो अंडरस्टैंडिंग के लिए समझिए, कैन आई से ऑडिट कमिटी में मेरे पास में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स आने वाले हैं, जो कि सर मेरे मैनेजमेंट का पार्ट नहीं होते. इनमें से कुछ लोग होते हैं जो मैनेजमेंट से कमिटी में आते हैं, बट मेजोरिटी देम शुड बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स. तो समझिए, बोर्ड एक बड़ा वर्ड हो गया, उससे ही मैनेजमेंट निकलता है और उससे ही कमिटी निकलता है. कमिटी हमेशा मैनेजमेंट के ऊपर होता है. कमिटी हमेशा मैनेजमेंट के ऊपर होता है कि मैनेजमेंट बराबर से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, कौन सुपरवाइज करेगा, इंश्योर करेगा, कमिटी इंश्योर करेगा. तो नीचे आइए और पढ़िए. देखो सर, द ऑडिट कमिटी शैल कंसिस्ट ऑफ मिनिमम 3 डायरेक्टर्स, मेजॉरिटी ऑफ देम शैल बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स. पॉइंट नंबर सी तो मजेदार है. इधर में मेजॉरिटी बोला है, नॉट ऑल. दे शैल बी पर्सन्स विद द एबिलिटी टू रीड एंड अंडरस्टैंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. हो सकता है फैमिली ओन्ड बिजनेसेस रहेंगे. डू यू गेट माई पॉइंट? फैमिली आपके कुछ मेंबर्स रहेंगे हु आर पार्ट ऑफ योर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, दे आर पार्ट ऑफ कमिटी ऑल्सो, बट दे मे नॉट हैव सच ग्रेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. इसलिए वर्ड मेजोरिटी बोला है कि कमिटी के मेजोरिटी लोगों को तो भाई एटलीस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए. इज दिस क्लियर टू यू? सर इंपॉर्टेंट है, फंक्शंस ऑफ कमिटी क्या है. अब देखो, याद करो, ऑडिटर का अपॉइंटमेंट रिकमेंड कौन करता है? कमिटी रिकमेंड करता है. कैन आई से हर एक ऑडिटर के अपॉइंटमेंट को अंडर एनी अदर कंपनी रिकमेंडेशन हमेशा कहां से जाएगा? कमिटी से जाएगा. ऑडिटर इंडिपेंडेंट है कि नहीं है, कौन चेक करेगा? कमिटी चेक करेगा. फाइनेंशियल स्टेटमेंट बराबर से कंपनी के मैनेजमेंट ने बनाया कि नहीं बनाया, कौन चेक करेगा? कमिटी चेक करेगा. कोई भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन कंपनी में होता है, उसका अप्रूवल बिना ऑडिट कमिटी के हो ही नहीं सकता है. सारे रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन शुड बी आइडियली अप्रूव्ड बाय ऑडिट कमिटी अनलेस इट इज अलाउड एज पर सेक्शन 188. पढ़ाएंगे आपको, कुछ ट्रांजैक्शंस अलाउड है, उसके बियॉन्ड हर ट्रांजैक्शन आपको कमिटी के अप्रूवल के बाद ही करना पड़ता है. मतलब इन सिंपल टर्म्स हमने सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस जो है हमारे कंपनी के अंदर किसको दे दिया है? ऑडिट कमिटी को दे दिया है. पढ़ते हैं, क्लोज करते हैं. देखो, सबसे पहला चीज अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, उसके रिकमेंडेशन का काम, रेम्यूनरेशन के रिकमेंडेशन का काम आइडियली कहां से जाएगा? कमिटी से जाएगा. ऑडिटर इंडिपेंडेंट है कि नहीं है, बराबर से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये मॉनिटर भी ऑडिट कमिटी करने वाला है. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एग्जामिन करना, ऑडिट के रिपोर्ट को चेक करना, ये काम भी किसका है? ऑडिट कमिटी का है. जो आपके रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस हैं उनका अप्रूवल कौन देगा? ऑडिट कमिटी देने वाला है. आपने इंटर कॉर्पोरेट्स मतलब विद इन द एंटिटी कुछ लोन्स एंड एडवांसेज या इन्वेस्टमेंट्स देके रखे हैं, ये रिलेटेड पार्टीज नहीं होंगे, नॉन रिलेटेड पार्टीज भी अगर हुए. पहली बात तो कंपनीज एक्ट का नॉन कंप्लायंस नहीं होना चाहिए, बट अगर कंपनीज एक्ट अलाउ भी करता है दूसरे एंटिटीज को लोन्स एंड एडवांसेस देना, तो सर आइडियली किसके अप्रूवल के बिना नहीं होना चाहिए? कमिटी के. तो कहना इसे उन्होंने अप्रूवल देना चाहिए, स्क्रूटनाइज करना चाहिए, सब बराबर हो रहा है या नहीं हो रहा है. कंपनी किसी सोर्स से पैसा रेस कर रहा है, फंड्स रेस कर रहा है, वो पैसे का इस्तेमाल सही पर्पस के लिए हुआ है या नहीं हुआ है, एंड यूसेज बराबर हुआ है या नहीं हुआ है, ये काम कौन चेक करेगा? कमिटी चेक करेगा. देखिए जरा ध्यान से, मॉनिटरिंग दी एंड यूज ऑफ फंड्स रेस थ्रू पब्लिक ऑफर्स इन रिलेटेड मैटर्स. मतलब अल्टीमेटली आपको ये जो पढ़ाया जा रहा है ये बहुत बेसिक लेवल का है. ऑडिट कमिटी का असली फंक्शन आपको पढ़ाएंगे सीए फाइनल में, जहां पर सेबी का एलओडीआर आएगा. क्या आएगा? सेबी का एलओडीआर. मतलब एक लिस्टेड एंटिटीज के लिए ऑब्लिगेशंस एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स होते हैं, वहां पर असली फंक्शन दिया है ऑडिट कमिटी का. 177 तो एक इंट्रोडक्शन है कि ऑडिट कमिटी होता है. असली काम जो ऑडिट कमिटी का वो सेबी के एलओडीआर के हिसाब से समझ में आएगा. वहां पर बहुत डिटेल्ड रिक्वायरमेंट्स दिए हैं ऑडिट कमिटी के लिए, बट इनमें से कोई भी 4 पॉइंट आपको आना चाहिए फंक्शंस ऑफ ऑडिट कमिटी लिखने के लिए. डू यू अंडरस्टैंड सेक्शन 177? हाँ या ना? हमने टेक्निकली 138 से लेकर के 147 तक पढ़ा एक्सेप्ट 143. फिर हमने पढ़ा 177, दैट्स माय ऑडिट कमिटी. हमारे पास 2 सेक्शन बाकी है, एक है 143, दूसरा है 148.
5 मिनट बाकी है, 148 आराम से हो सकता है। लेट्स डिस्कस सेक्शन 148 कॉस्ट ऑडिट, फिर 143 बचेगा बस, अदरवाइज हमारा पूरा कंपनी ऑडिट का मेजर पार्ट कवर हो जाएगा। सेक्शन 148 पे आते हैं, दैट टॉक्स अबाउट कॉस्ट रिकॉर्ड्स। लिखा बहुत सारा है, इंपॉर्टेंट चीजें पता होनी चाहिए, क्या बोलने का ट्राई करता है। सुनिए मेरा बात शांति से। कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करना एंड कॉस्ट ऑडिट करवाना हर कंपनी के लिए एप्लीकेबल नहीं है। सिंपल चीज सोचो, मैं अगर ट्रेडिंग कंपनी हूं, बाइंग सेलिंग करता हूं, तो कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करके फायदा ही क्या है? ये चीज 100 में खरीदा, 120 में बेच दिया, कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करके फायदा क्या होगा? क्योंकि यहां पर मेरा कोई मैन्युफैक्चरिंग तो हो नहीं रहा है, कोई मेरा प्रोसेसिंग तो हो नहीं रहा है, तो सर ट्रेडिंग एंटिटीज वगैरह के लिए ये ऑलमोस्ट इमटेरियल हो जाएगा। पहले ओरिजिनल लॉ क्या बोलता था? सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर पास करके देगा कि तुमने कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना है, तुमने कॉस्ट ऑडिट कराना है, तो तुम्हारे लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। अब इन्होंने बोला सेंट्रल गवर्नमेंट को अभी भी ये पावर है, बट हम आपके लिए कुछ रूल्स बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? कुछ रूल्स बना रहे हैं जिसको खुद पढ़ना। अगर आप एज अ कंपनी इन रूल्स में आते हो, आप एज अ कंपनी इन रूल्स में आते हो, तो आप कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करेंगे एंड कॉस्ट ऑडिट भी करवाएंगे, अगर आपके लिए ये रूल्स एप्लीकेबल होते हैं तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया? 2 सेक्टर्स बनाए, एक कहलाता है रेगुलेटेड सेक्टर, दूसरा कहलाता है नॉन रेगुलेटेड सेक्टर। क्या बनाया? रेगुलेटेड, एंड दूसरा बनाया नॉन रेगुलेटेड सेक्टर। अगर आपके प्रोडक्ट्स या सर्विसेज इस लिस्ट में आते हैं तो ही आपको 148 पढ़ना है, वरना 148 पढ़ना ही नहीं है। इन्होंने आपको एक डिटेल्ड लिस्ट बना के दिया, रेगुलेटेड सेक्टर में ये प्रोडक्ट्स आते हैं, ये सर्विसेज आते हैं, नॉन रेगुलेटेड में ये प्रोडक्ट्स और ये सर्विसेज आते हैं। इफ यू फॉल इन एनी ऑफ दीज कैटेगरीज तो आपके लिए 148 रेलेवेंट है, वरना 148 को इग्नोर कीजिएगा। जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डर नहीं आता है, आपके लिए कॉस्ट रिकॉर्ड्स, कॉस्ट ऑडिट एप्लीकेबल नहीं होगा। मतलब सर हर कंपनी के लिए एप्लीकेबल नहीं है, उनको सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑर्डर का वेट करना पड़ेगा, या फिर ये रेगुलेटेड नॉन रेगुलेटेड का जो लिस्ट दिया है, जो रूल्स दिए हैं, वो पढ़ने पड़ेंगे। आपके सिलेबस में रेगुलेटेड नॉन रेगुलेटेड का लिस्ट और डिटेल्स नहीं है। उन्होंने आपके सिलेबस में सिर्फ 2 चीज दिया है, कब कॉस्ट रिकॉर्ड्स एप्लीकेबल है, कब कॉस्ट ऑडिट एप्लीकेबल है। क्या एप्लीकेबल है? कॉस्ट रिकॉर्ड्स, एंड कब कॉस्ट ऑडिट एप्लीकेबल है। सिंपल सुनना मेरा बात, सिंपल तरीके से आप इमीडिएटली याद कर सकते हो। 148 सर, particulars, regulated sector, नॉन रेगुलेटेड सेक्टर। सबसे पहले बात करूंगा कॉस्ट रिकॉर्ड्स का। दोनों के लिए लिमिट कॉमन है। क्या लिमिट है? ढंग से सुनना मेरा बात। अगर एक कंपनी है XYZ, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के लिए कंपनी XYZ, it deals with 3 products, product A, product B, product C. कंपनी XYZ deals with 3 products, product A, B and C. अज्यूम करो ये दोनों प्रोडक्ट जो आपके हैं A and B, ये रेगुलेटेड सेक्टर के लिस्ट में आते हैं या नॉन रेगुलेटेड सेक्टर के लिस्ट में आते हैं। मतलब दोनों प्रोडक्ट्स कहीं ना कहीं लिस्ट में आ रहे हैं। समझ रहे हो मेरा बात? क्या आपके लिए कॉस्ट रिकॉर्ड्स एप्लीकेबल है? उसके लिए कंडीशन क्या है? क्या आपका टोटल टर्नओवर फ्रॉम ऑल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, क्या बोला? टोटल टर्नओवर फ्रॉम ऑल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इज 35 crores और मोर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। ये वर्ड क्या है? टोटल टर्नओवर। सुनना मेरा बात, अगर आप कोई ऐसे प्रोडक्ट्स में डील कर रहे हो जो हमारे लिस्ट में है, तो ही आपको ये कंडीशन पढ़ना है। अगर आपका ए और बी का टर्नओवर नहीं बोला मैंने, टोटल टर्नओवर ओवरऑल लेवल पे 35 या उससे ज्यादा है, तो आपके लिए क्या एप्लीकेबल हो जाएगा? कॉस्ट रिकॉर्ड्स एप्लीकेबल हो जाएगा। चाहे आपके प्रोडक्ट रेगुलेटेड सेक्टर में आते हैं, चाहे आपके प्रोडक्ट नॉन रेगुलेटेड सेक्टर में आते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपके लिए क्या एप्लीकेबल हो जाएगा? कॉस्ट रिकॉर्ड्स एप्लीकेबल हो जाएगा। मतलब आपको कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे। मतलब आपको लेबर का कॉस्ट, अपना ओवरहेड्स वाला पार्ट, मटेरियल वाला पार्ट, ये सब बाइफरकेटेड तरीके से मेंटेन करना पड़ेगा। याद करो, आपको कॉस्टिंग में पढ़ाया होगा मेमोरेंडा रिकंसिलिएशन अकाउंट। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के सबसे प्रॉफिट क्या है, कॉस्ट रिकॉर्ड के सबसे प्रॉफिट क्या है, रिकंसाइल करते थे आप बैठ करके। कहना इसे कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे। सुनिएगा वापस से, अगर मेरी कंपनी कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स या सर्विसेज में डील करती है जो रेगुलेटेड या नॉन रेगुलेटेड की लिस्ट में है, और मेरा ओवरऑल टर्नओवर
from all products and services for preceding financial year is 35 crores or more, तो मेरे लिए अगले साल से कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना कंपलसरी हो जाएगा। क्या कंपलसरी हो जाएगा? कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना कंपलसरी हो जाएगा। कॉस्ट रिकॉर्ड के लिए एक ही लिमिट है, चाहे रेगुलेटेड सेक्टर है चाहे नॉन रेगुलेटेड सेक्टर है। बात समझ में आया क्या? अब बात करूंगा कॉस्ट ऑडिट का। कॉस्ट ऑडिट कब एप्लीकेबल होगा? अगर मैं बोलता हूं आपका कंपनी XYZ सेम सिचुएशन है, ढंग से डिस्कस करेंगे। 3 प्रोडक्ट्स आपके पास में A, B एंड C। मान लो A और B दोनों के दोनों रेगुलेटेड सेक्टर के प्रोडक्ट हैं। किस सेक्टर के प्रोडक्ट हैं? रेगुलेटेड सेक्टर के प्रोडक्ट हैं। तो सर सुनिएगा मेरा बात, क्या आपका रेगुलेटेड सेक्टर में 2 लिमिट आने वाला है? हां, एक आएगा ओवरऑल टर्नओवर एंड दूसरा आएगा इंडिविजुअल टर्नओवर, बट इसके अंदर भी आएगा एग्रीगेट। क्या आएगा? इंडिविजुअल टर्नओवर और आएगा एग्रीगेट। लिमिट आएगा 50 एंड 25। समझना मेरा बात। 3 प्रोडक्ट्स है A, B एंड C। A और B किस सेक्टर के पार्ट है? रेगुलेटेड सेक्टर के पार्ट है। सर हमारा जो ओवरऑल टर्नओवर है वो 50 करोड़ या उससे ज्यादा है, एंड जिन प्रोडक्ट्स की वजह से मैं ये पढ़ रहा हूं, क्यों पढ़ रहा हूं मैं? क्योंकि A और B रेगुलेटेड सेक्टर के पार्ट है। क्या वो प्रोडक्ट्स का टर्नओवर इंडिविजुअली, मतलब मान लो A का टर्नओवर रहेगा 20, B का टर्नओवर रहेगा 20, इंडिविजुअली 20-20 है, बट क्या दोनों मिलाकर के 40 हो रहा है क्या? ये बोलेगा इंडिविजुअली शायद कम रहेगा, बट आप उनका इंडिविजुअली एग्रीगेट कर लीजिए। अलग अलग प्रोडक्ट्स को भी क्या कर लीजिएगा? एग्रीगेट कर लीजिएगा, जिनके लिए आप ये पूरा रूल्स पढ़ रहे हो। क्या वो 25 करोड़ या उससे ज्यादा है क्या? मतलब सर ओवरऑल 50 से ज्यादा होना चाहिए, एंड जिन प्रोडक्ट्स की वजह से मैं ये रूल्स पढ़ रहा हूं उनका टोटल जो है 25 करोड़ या उससे ज्यादा होना चाहिए। मतलब वो इतने सिग्निफिकेंट होने चाहिए कि भाई ओवरऑल रेवेन्यू का 50% तो उनकी वजह से आ रहा है। तो ही मैं क्या बोलूंगा, आप कॉस्ट ऑडिट करवाएंगे। क्या करवाएंगे? कॉस्ट ऑडिट। कॉस्ट रिकॉर्ड्स के लिए सिर्फ ओवरऑल का लिमिट है, कॉस्ट ऑडिट के लिए ओवरऑल भी है, एंड जिन प्रोडक्ट्स के लिए आप ये रूल पढ़ रहे हो उनका टर्नओवर कितना होना चाहिए? 25 या उससे ज्यादा होना चाहिए। तो आपके लिए क्या एप्लीकेबल हो जाएगा? कॉस्ट ऑडिट एप्लीकेबल हो जाएगा। मार्क करवा के दे रहा हूं, इधर मार्क कीजिएगा, समझ में आएगा। इन कॉस्ट ऑडिट देखो, मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स, एक लाइन को मार्क कीजिए। सर हैविंग एन ओवरऑल टर्नओवर फ्रॉम ऑल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, कितना लिमिट दिया उसने? ऑफ 35 करोड़ और मोर। कहना इसे कॉस्ट रिकॉर्ड्स के लिए लिमिट क्या है? 35 करोड़ और मोर ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। तो आपको कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे, चाहे रेगुलेटेड सेक्टर में हो आप या नॉन रेगुलेटेड सेक्टर में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर मैं बात करता हूं कॉस्ट ऑडिट का, यहां पर 2 लिमिट आएगा। अगर आप रेगुलेटेड सेक्टर में हो तो ओवरऑल टर्नओवर जो है वो 50 करोड़ या उससे ज्यादा होना चाहिए, एंड एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज जिसके लिए आपने कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन किए हैं वो कितना होना चाहिए? 25 करोड़ या उससे ज्यादा। मतलब यहां लिमिट कितना हो गया? 50 एंड 25। वही अगर नॉन रेगुलेटेड रहेगा तो ओवरऑल का जो लिमिट है वो कितना है? 100 करोड़ है, एंड इंडिविजुअल का जो एग्रीगेट उसका लिमिट कितना है? 35 करोड़ है। बिकॉज हमको लगता है नॉन रेगुलेटेड वाले कंपैरेटिवली कम इंपॉर्टेंट है, वो 35 के ऊपर जाएंगे तो हम उनको ऑडिट करवाएंगे। रेगुलेटेड वाले ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो 25 से उससे ज्यादा चले गए तब भी उनको ऑडिट करवाएंगे। ये एक ऑडिट का लिमिट है। रिकॉर्ड्स के लिए लिमिट कितना है? 35 करोड़ सी है। देखो वापस से सुन लेना, पहले तो मैं ऐसे प्रोडक्ट्स में डील करता हूं जो रेगुलेटेड नॉन रेगुलेटेड की लिस्ट में आते हैं, तो मेरे को ये पढ़ने का है। अगर आप लिस्ट में आते हो ओवरऑल 35 या उससे ज्यादा है, कॉस्ट रिकॉर्ड्स एप्लीकेबल। रेगुलेटेड में हो ओवरऑल 50 या उससे ज्यादा है, बट सर जो रेगुलेटेड की लिस्ट में प्रोडक्ट्स है ना उनसे टर्नओवर मेरा 25 भी नहीं हुआ है, एक का नहीं, सबका मिलाकर जितने प्रोडक्ट्स भी रहेंगे। कहना इसे आपका बाय प्रोडक्ट सब अलग अलग प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, ओवरऑल मिला के कितना होना चाहिए? 25 या उससे ज्यादा। तो ओवरऑल 50 हो गया, एंड जिनके लिए हम कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने का बात कर रहे हैं वो कितना हो गए? 25 या उससे ज्यादा। तो कहना इसे आपके लिए कॉस्ट ऑडिट एप्लीकेबल हो जाएगा। नॉन रेगुलेटेड में सेम ओवरऑल वर्ड ही है, टोटल करना है इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स का, बट यहां पे नंबर्स क्या है? 135 है, क्योंकि यहां पर हमको लगता है कम इंपॉर्टेंट है, ये हमारे लिए ज्यादा सिग्निफिकेंट है। इनके लिए लिमिट पहले अप्लाई हो जाएगा, इनके लिए लिमिट बाद में अप्लाई हो जाएगा, और कोई लॉजिक नहीं है। क्या बेसिक एप्लीकेबिलिटी ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड कॉस्ट ऑडिट समझा क्या? ये बेसिक एप्लीकेबिलिटी है, इसमें और डिटेल वाला पार्ट हम डिस्कस करेंगे। बेसिक मीनिंग क्लियर है क्या? पक्का?
देखो ऑनेस्टली फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एट इंटरमीडिएट लेवल ये भी सफिशिएंट है। पूरा कॉस्ट सॉलिड आपके सिलेबस में इतना डिटेल में है नहीं, पर ठीक है रेफरेंस के लिए कहीं ना कहीं और डिस्कशन हम कर लेंगे। अभी के लिए 138 टू 148 एक्सेप्ट 143 सब डिस्कशन एक बार के लिए हो चुका है। अभी गुड, थैंक यू गाइस।